नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुदेश चौधरी। आज हम करने जा रहे हैं बसंत भाग 3 का अध्याय 3, जिसका शीर्षक है बस की यात्रा और जिसके रचयिता हैं हरिशंकर परसाई जी, जो कि एक उच्च कोटि के व्यंग्यकार हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। ये है हमारी आज की बसंत भाग 3 8वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का तृतीय अध्याय, बस की यात्रा, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई जी एक बहुत अच्छे व्यंग्यकार हैं और जो पाठ आज हम पढ़ने वाले हैं यह भी एक व्यंग्य रचना है। एक यात्रा वृतांत बताया है लेखक ने, बहुत छोटा, लेकिन एक व्यंग्य के तौर पर बताया है कि किस तरह से लेखक का जो सफ़र है वो एक बस के माध्यम से बताया कि किस तरह से लेखक सफ़र करता है, कैसी बस में सफ़र करता है और रास्ते में लेखक को किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मतलब एक बहुत सारी मुसीबतें लेखक ने झेली, लेकिन उन मुसीबतों को एक हंसी मजाक की तरह से हम पाठक के सामने लेखक ने प्रस्तुत किया है। तो देखिए, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। अब देखिए, लेखक अपने 4 मित्रों के साथ, क्योंकि लेखक ने कहा हम 5 मित्र, क्योंकि एक तो लेखक स्वयं ही है और 4 लेखक के मित्र हैं। तो लेखक कहते हैं कि जब वो 5 मित्र शाम को अपने मतलब पांचों मित्र मिलकर जब शाम को 4 बजे बस से चले, तो वहाँ पर एक पन्ना से जो पन्ना नामक जो स्थान था, वहाँ पर जिस कंपनी की बस में लेखक ने सफ़र किया उसी कंपनी की बस मिलती थी। और सतना के लिए, सतना भी एक स्थान है जहाँ के लिए घंटे भर अगर सतना से लेते तो वो बस उन्हें घंटे भर बाद मिलती और जो जबलपुर की ट्रेन पे मिला देती उन्हें। तो उन्हें, लेखक को बहुत जल्दी थी, लेखक और लेखक के मित्रों को, इसलिए वो उस बस से सफ़र करना चाहते थे, उसी कंपनी की बस से सफ़र करना चाहते थे। तो वहाँ के जो आसपास के लोग थे उन्होंने उन्हें, लेखक को सलाह दी और लेखक के मित्रों को सलाह दी कि जिस बस से आप लोग सफ़र करने वाले हो, समझदार व्यक्ति हैं, वो शाम को इस बस से सफ़र नहीं करते। अब लेखक और लेखक के जो मित्र हैं उन्होंने उन सलाह देने वाले जो लोग थे उनसे सवाल किया, क्यों शाम को सफ़र क्यों नहीं करते, रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो जो सलाह देने वाले लोग थे उन्होंने कहा नहीं, बस डाकिन है। अर्थात वो एक मजाक करते हैं कि रास्ते में डाकू नहीं मिलते, क्योंकि बस की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि बस खुद ही आपको खा जाएगी, यानी बस ही डाकिन है, डाकुओं की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये देखिए, एक बार बस की जो हालत है वो भी हमें देख लेनी चाहिए। लेखक ने दिखा रखी है कि जिस बस से लेखक अपना सफ़र करता है, जिस बस का यात्रा वृतांत लेखक बता रहा है, वो कैसी हालत में है। पूरा जो लेखक का जो व्यंग है, जो कहानी है, वो इसी बस पर आधारित है। और लेखक के सफ़र में जिस तरह की परेशानियां पैदा होती हैं, जिस तरह का माहौल बनता है, वो इसी बस के कारण ही बनता है। आगे देखिए, बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब व्योवृत थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था। अब जो लेखक हैं वो कहते हैं कि बस को देखते ही मन में श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता था, क्योंकि बस बहुत ही पुरानी थी, जर्जर थी। उसको एक व्योवृद्ध यानी एक वृद्ध स्त्री का दर्जा लेखक ने दिया कि जिस प्रकार से एक उम्र दराज स्त्री को, बूढ़ी स्त्री को देखकर मन में जैसी श्रद्धा पैदा होती है, वैसी ही श्रद्धा बस को देखकर लेखक के मन में पैदा हुई। सदियों के अनुभव के
निशान लिए हुए थी। मतलब जो बस थी उसको देखकर पता लग रहा था कि ये कितने लंबे समय से चल रही होगी। और लोग इससे सफ़र क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि लोगों ने, अब लेखक ने क्या कहा कि व्यंग किया है कि लेखक वास्तविकता तो ये है कि लोग उसमें सफ़र नहीं करना चाहते क्योंकि बस की हालत बहुत ख़राब है। लोगों को डर लगता है कि पता नहीं कब ये बस कहाँ पर धोखा दे दे, इसका टायर निकल जाए, पता नहीं क्या हो जाए। लेकिन लेखक व्यंग करते हैं और व्यंग करके कहते हैं कि अब पता लगा कि लोग इस बस में सफ़र क्यों नहीं करना चाहते। लेखक को लगता है कि लोग जो है वो इसकी जो वृद्धावस्था है, मतलब ये एक जो बूढ़ी अवस्था में अब पहुंच चुकी है, उसमें ऐसी अवस्था में लोग इसके अंदर बैठकर इसको कष्ट नहीं देना चाहते, बल्कि लोग तो इसको क्या करते हैं, पूजा के योग्य मानते हैं। अब जिस को पूजा के योग्य माना जाए उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। अब ये लेखक है वो व्यंग कर रहे हैं बस को देखकर, जबकि वास्तविकता कुछ और है कि बस की जैसी हालत है वैसी हालत की वजह से लोग उस बस में सफ़र नहीं करना। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। अब देखिए, अब लेखक व्यंग कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि जो जिस कंपनी की जो बस थी, उसी कंपनी का मतलब उसी बस का एक हिस्सेदार जो व्यक्ति था, जो उसमें जिस उस बस में जिस व्यक्ति का हिस्सा था वो भी उसी बस में बैठा था। तो जो लेखक हैं और लेखक के मित्र हैं वो उनसे पूछते हैं, वो जो बस का जो हिस्सेदार जो व्यक्ति था वो बैठा था, उससे पूछते हैं, क्या ये बस चलती है? और वो कहता है, हाँ चलती है, क्यों नहीं चलती, अभी चलेगी ये। तो जो लेखक है वो कहते हैं कि हम देखना चाहते हैं, आप जल्दी से इस बस को चलाओ और देखते हैं क्या ये बस अपने आप चलती है और ये कैसे चलेगी। तो जो हिस्सेदार है उसको गुस्सा आ जाता है कि वो कहता है, देखो देखो, और चलेगी क्यों नहीं, अभी आपके सामने ही ये बस चलेगी। तो जो लेखक है वो कहते हैं, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। मतलब बस की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब है और वो बस अपने आप कैसे चल सकती है, ये सोचकर लेखक है उसको उनको बहुत ही आश्चर्य होता है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार में से गोद में लेकर चलेगी। अब लेखक के जो मित्र हैं वो लेखक कहते हैं कि हम आगा पीछा करने लगे कि कोई कुछ बोलने लगा, आगा पीछा करना हो तब कोई कुछ बोलने लगा, कोई कुछ बोलने लगा, कोई आगे की बताने लगा कि ऐसा हो जाएगा अगर हम इस बस में जाएंगे, कोई कहता है हम लेट हो जाएंगे। वो आगे पीछा करने लगे। तो डॉक्टर मित्र ने कहा, जो लेखक के जो एक मित्र थे डॉक्टर, उन्होंने कहा कि डरो मत, चलो। वो कहते हैं कि क्या हो गया, ये बस पुरानी है, पुरानी है मतलब ये अनुभवी है, इसको रास्ते का अच्छा अनुभव है, इसको चलने का अच्छा अनुभव है। तो लेखक का जो मित्र है वो व्यंग करता है कि ये तो नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, इस पे तो हम ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं क्योंकि ये पुरानी है और इसे चलते हुए काफ़ी समय हो चुका है। और ये बस इतनी पुरानी है, वृद्धा स्त्री के समान है, तो हमें भी क्या करेगी, बेटों की तरह गोद में लेकर चलेगी। तो जो लेखक के मित्र हैं वो लेखक को चलने के लिए कहते हैं। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा, रंक, फकीर आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। अब लेखक कहते हैं कि वो लेखक और लेखक के मित्र थे वो बस में बैठ चुके थे, लेकिन जो उन्हें उनको विदा करने आए थे, जो उनको वहाँ पर छोड़ने आए थे बस के पास, रास्ते सफ़र के लिए विदा करने आए थे। लेखक कह रहे हैं, अब व्यंग कर रहे हैं लेखक, हमें ऐसी बस में बैठते हुए देखा तो जो हमें विदा करने आए थे उनकी आंखों ऐसा लग रहा था मानो उनकी आंखें ये कह रही हैं कि भाई चलो, आना जाना तो लगा रहता है, कोई बात नहीं, अगर ये तुम्हारी आखिरी यात्रा है तो, राजा हो या रंक हो, मरना तो एक दिन सभी को है।
और आदमी को कूच यानी जाने के करने के लिए आदमी को जाने के लिए करने के लिए एक ना एक निमित्त होता है कारण, कूच होता है जाना, कि आदमी को कहीं ना कहीं जाने के लिए कोई ना कोई कारण तो होना अवश्य है। अर्थात लेखक व्यंग कर रहा है कि तुम्हें व्यंग कर रहा है कि जो विदा करने आए थे वो व्यक्ति हमें ऐसे देख रहे थे जैसे हम भगवान के पास जाने वाले हैं, और उस जाने के लिए जो बस है वो अब एक कारण है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। अब लेखक बस का ब्यौरा दे रहे हैं कि वो जब चली, बस को जब शुरू किया गया, चलना आरंभ किया तो बस कैसी थी। लेखक कहते हैं कि एकदम से ना इंजन स्टार्ट हो गया बस का, मतलब शुरू हो गया, चलनी शुरू हो गई। मेरे को लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ और ऐसा लग रहा था कि इस पूरी जो बस है वही एक इंजन ही है, क्योंकि पूरी बस जर्जर हालत में थी और पूरी बस हिल रही थी। और लेखक को ऐसे लग रहा था जैसे वो किसी बस में नहीं बल्कि किसी इंजन के अंदर बैठे हैं। और लेखक कहते हैं कि अब बस का ब्यौरा दे रहे कि वो बस कैसी दिखने में कैसी थी। जो लेखक कहते हैं कि कांच बहुत कम बचे थे, शीशे जो खिड़कियों के कंच थे वो बहुत कम ही बचे हुए थे बस के अंदर, और ऐसे थे जो कुछ खिड़कियों में तो कांच थे ही नहीं, और जिनमें बचे हुए थे उनमें ऐसे थे कि उनसे बचना पड़ता, यानी वो कहीं ना कहीं चोट पहुंचा सकते थे। इसीलिए जो लेखक कहते हैं कि हम जो खिड़की के पास हम बैठे ही नहीं, खिड़की से दूर बैठ गए हम, और जैसे ही इंजन चल रहा था तो लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है, मतलब पूरी बस ही एक इंजन की तरह हिल रही थी। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। अब लेखक फिर व्यंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बस तो सचमुच चल पड़ी, मतलब लेखक को नहीं लग रहा था कि ये चलेगी लेकिन फिर भी चल पड़ी। तो लेकिन बस लेखक को लग रहा था बस बिल्कुल गांधी जी के असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त जवान रही होगी, मतलब इतनी पुरानी लेखक को जो बस है वो इतनी पुरानी लग रही है कि आज़ादी के समय कि वो जो बस है आज़ादी के समय से पहले की लग रही है, तो उसे ट्रेनिंग मिल चुकी होगी। अब वो कह रहे हैं कि जब आज़ादी से पहले की थी, कब की, जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। तो अवज्ञा आंदोलन में जब गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजों का हम किसी भी काम में सहयोग नहीं करेंगे, उनको उनके अंदर असहयोग, और लोगों ने भी गांधी जी के पीछे असहयोग जताया था। तो लेखक कहते हैं कि शायद ये बस उसी समय की रही होगी, तभी जो बस का जो पूरा एक बस की जो बॉडी है वो आपस में ही सहयोग नहीं कर रही है। अगर इंजन चल रहा है तो वो पूरी बस हिल रही है, खिड़की नहीं है, बस आगे पीछे सब इधर उधर बस के जो पुर्जे हैं वो इधर उधर हुए हुए हैं। तो वो कहते हैं कि कभी जो लगता है कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भाग रही है, जो बस है ऐसी हालत है कि जो सीट है वो हिलती है, पीछे गिर जाती है, कभी सीट आगे गिर जाती है। लेखक कहता है यही नहीं पता लगता कि हम सीट की गोद में बैठे हैं या सीट हमारी गोद में बैठी है। जो है बस सारी जो बस है वो जर्जर है और उसका अंजर पंजर हिला हुआ है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे को मुंह में दूध की शीशी लगाती है।
अब लेखक कहते हैं कि जो बस थी वो एकाएक मतलब अचानक से रुक गई, और ऐसा फिर पता लगा, जब कारण पूछा गया कि बस क्यों रुकी, तो पता लगा कि जो पेट्रोल की टंकी उसमें छेद हो गया है, जिसके कारण जो पेट्रोल है वो रिसने लगा है। तो ड्राइवर ने क्या किया, पेट्रोल निकाल लिया एक बाल्टी के अंदर निकाल कर, और ड्राइवर वाली सीट के पास में ही रख लिया, और एक नली से पेट्रोल उस इंजन में भेजने लगे। अब ऐसी हालत देख के लेखक को ये लगता है कि ये तो बड़ी मतलब बहुत बुरी हालत है। अब तो ऐसा भी हो सकता है कि जो हिस्सेदार है, जो बस का हिस्सेदार है, वो बस के इंजन को निकाल कर गोद में रख लेगा, और फिर क्या करेगा, जैसे एक माँ बच्चे को दूध से शीशी से दूध पिलाती है, ठीक उसी प्रकार से जो बस का हिस्सेदार है वह भी इंजन को पेट्रोल पिलाने लग जाएगा। ये एक प्रकार का व्यंग किया है लेखक ने कि इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं बस का, और उसके बस की मजाक मजाक में बस की कैसी हालत है वही लेखक। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता और दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। अब जो लेखक थे वो बस की हालत से वाकिफ हो चुके थे, बस की हालत को समझ चुके थे। तो लेखक कहता है कि जो बस की रफ्तार थी अब 15-20 मील हो गई थी, बहुत धीरे चल रही थी, और मतलब थोड़ी सी जैसे ही धीरे चल रही थी फिर उससे थोड़ी तेज हुई। तो लेखक को ऐसे लगा कि अब तो जो है किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। लेखक को बस के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि इंजन तो जवाब पहले ही दे चुका था, उससे पेट्रोल रिसने लगा था। तो लेखक को किसी भी भरोसा नहीं था। लेखक को ये लग रहा था अगर इस तरह से बस चल रही है तो इसका ब्रेक फेल भी हो सकता है, इसका स्टीयरिंग भी टूट सकता है, या इसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो लेखक कहता है कि आसपास के दृश्य बड़े लुभावने थे। व्यंग कर रहा है। लेखक कहता है कि मैं उसको जो दृश्य थे हरे भरे उनको देखना तो चाहता था, लेकिन देख नहीं पा रहा था। मैं उन दृश्यों का लुफ्त नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि वो दृश्य देखकर लेखक को आनंद नहीं आ रहा था, बल्कि डर लग रहा था कि लेखक को हर जो पेड़ आता उसके साथ ऐसे लगता कि अभी ये पेड़ जो हमारी बस है वो इस पेड़ से टकरा जाएगी, या फिर ऐसे जैसे ही लेखक को झील दिखाई देती तो लेखक को लगता कि अब जो हमारी बस है वो इस झील के अंदर जाकर गिर जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इनकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अब लेखक कह रहा है कि जो बस पहले रुकी थी अब एक बार फिर से अचानक से रुक गई, और ड्राइवर भी ना तरह तरह की मतलब बातें बनाने लगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा से शुरू हो गया, किसका, बस का, क्योंकि अब वो लेखक को और लेखक के मित्रों को रास्ता तय करने में उनका सहयोग नहीं कर रही थी। तो लेखक को लग रहा था कि ये फिर से असहयोग आंदोलन पर उतर आई है, और जो कंपनी के हिस्सेदार थे वो लेखक और उनके मित्रों को समझा रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है सर, ये तो ना फर्स्ट क्लास बस है, जो बस है वो बहुत अच्छी है। ये तो आज इत्तेफाक है, इत्तेफाक होता है मतलब ये तो आज ही हुआ है, संजोग, इत्तेफाक होता है संजोग, कि ये तो संजोग है कि बस आज ही बार बार रुक रही है। क्षीण चांदनी मतलब हल्की चांदनी में जो वृक्षों की छाया के नीचे लेखक कहता है कि जो बस है उस पर मुझे बहुत ही दया आ रही थी, क्योंकि वो एकदम ऐसे लग रही थी जो बस जो पाठ के शुरुआत में लेखक ने कहा है कि बस बहुत पुरानी है इसलिए वो वृद्धा की तरह लग रही है। तो लेखक कहता है कि ऐसे लग रही थी
कि जो वृद्धा है वो थक कर बैठ चुकी है, जो वृद्धा है वो थक कर बैठ चुकी है, उसे मतलब वह थक चुकी है। और लेखक कहता है कि हमें ग्लानि हो रही थी, लेखक और लेखक मित्र कहते हैं कि हमें अपने आप पे ग्लानि हो रही थी कि इस बूढ़ी वृद्धा बस पर हम लद कर आ रहे थे। और अगर ऐसे ही चलते चलते, अब लेखक व्यंग कर रहा है, बस है उसकी कोई अंत्येष्टि तो नहीं करनी पड़ती, लेकिन फिर भी लेखक व्यंग कर रहा है कि अगर इसका प्राणांत हो गया, कि अगर ये बस यहाँ से आगे चली ही नहीं, तो इस सुनसान जगह पर इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि होती है अंतिम क्रियाक्रम, यानी दाह संस्कार, कि अगर ये यहीं पर रुक गई और आगे नहीं चली तो ऐसे बियाबान रास्ते में ही इसका दाह क्रियाक्रम करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। अब लेखक कह रहे हैं कि जो हिस्सेदार, जो बस का हिस्सेदार था, जो बस में बैठा था, वो बस में उसके अंदर कुछ सुधार करता है और फिर जो बस है फिर चल पड़ती है, लेकिन जो बस की गति है वो बहुत धीमी हो जाती है। और ऐसे लगता है कि जैसे जो बस है वो चांदनी रात में जो मध्यम सी जो रोशनी है उसी में रास्ता टटोलती हुई धीरे धीरे बस है वो धीरे धीरे रेंग रही है, एक कीड़े की तरह, यानी बस की तरह नहीं चल रही है। और अगर कोई गाड़ी आगे पीछे बस को दिखाई देती तो बस एक जगह पर स्थिर खड़ी हो जाती, क्योंकि वो उससे आगे चलने में सक्षम नहीं थी। उसको डर भी लगता था कि कहीं इस ठीक पीछे वाली गाड़ी के आगे आकर रुक ना जाए, तो वो एक तरफ किनारे पर खड़ी हो जाती थी। तो लेखक व्यंग करता है, लेखक को ऐसे लगता है कि जैसे ही वो किनारे पर खड़ी होती, कौन, बस, तो लेखक को ऐसे लगता है मानो वह पास से निकलने वाली गाड़ी से कह रही हो कि निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही, कि तुम ही आगे चली जाओ, अब मेरी तो उम्र ही नहीं रही, मुझे तो ऐसे ही धीरे धीरे चलना पड़ेगा। एक पुलिया के ऊपर पहुंचते ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का यही सही उपयोग नहीं हो रहा। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते और देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। अब लेखक कहते हैं कि जैसे ही एक पुल आया, पुलिया छोटा सा पुल होता है, वो एक पुलिया आई और जैसे ही उस पुलिया पे से बस निकली तो वहाँ से एक टायर था वो पंचर हो गया। उसे एकदम से फिस की आवाज़ आई, जैसे ही टायर फट गया। और स्पीड थी जो बस की, वो गति थी वो बहुत धीमी थी। अगर तेज होती, ये भी लेखक व्यंग कर रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि जो बस थी वो अपने अनुसार बिल्कुल सही चल रही थी। उसका बस टायर था वो पुराना था, तो वो अगर तेज चल रही होती तो ऐसे में बस क्या हो जाती, उछलकर नाले में गिर जाती। लेकिन जो बस थी वो तो धीरे चल रही थी, इसी कारण से जो लेखक है उनकी जान बच गई। और लेखक कहते हैं कि जब ये हादसा हुआ तो जो कंपनी का हिस्सेदार था, जो बस के में बैठा था, उसको लेखक उसके प्रति लेखक के मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो जाता है। अब श्रद्धा का भाव क्यों उत्पन्न होता है? लेखक कहता है कि वह टायरों की हालत जानते हैं, कि जो बस का हिस्सेदार है उसको तो अच्छे से पता है कि टायरों की हालत कैसी है।
क्योंकि अब लेखक है उनको तो नहीं पता था, उन्होंने तो सिर्फ बस की शक्ल सूरत देखी थी, लेकिन जो हिस्सेदार था उसे तो पता है कि कितनी पुरानी है, बस के टायर कितने पुराने हैं, लेकिन फिर भी वो जो बस का हिस्सेदार है उसमें सफ़र कर रहा था अपनी जान हथेली पर लेकर। अब लेखक बड़ी ही अच्छी एक व्यंग करता है कि उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग का मतलब होता है त्यागना, न्योछावर करना, कि अपनी जान टायरों के पीछे या बस के पीछे इस तरह से इतनी कीमती जान इतनी छोटी सी चीज़ के लिए न्योछावर करना, मतलब ऐसी भावना आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, मतलब अपने त्याग की ऐसी भावना देखना बहुत ही कठिन है, कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। जैसी त्याग की भावना बस के जो हिस्सेदार है उसके अंदर है, वो त्याग कर रहा है अपनी जान का, किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ बस के लिए। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही। अब लेखक को लगता है कि अगर इसमें इतनी ही न्योछावर होने की, इतनी त्याग की भावना है, तो ये आदमी सही जगह नहीं है, इसको तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था, क्योंकि वहाँ तो अगर प्राण न्योछावर करता तो उसका सही जगह, प्राणों का सही जगह उपयोग होता। तो ऐसे में वो कहते हैं कि अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते, अगर लेखक कहता है कि अगर जब जैसे ही जो बस रुकी टायर के एकदम से पंचर होने पर, अगर उस समय हम नाले में गिर जाते और हम मर जाते, तो लेखक व्यंग कर रहा है कि जो देवता है वो बाहें पसारे हुए होते और जो बस का हिस्सेदार है उसके लिए कहते कि वह महान आदमी आ रहा है, देख लो, जो एक टायर के पीछे जिसने अपने प्राण दे दिए। मतलब कहने का भाव ये है लेखक का कि एक जो बस है उसकी मुरम्मत नहीं करवाई जा रही, उसमें सही नए टायर नहीं डाले जा रहे, उनकी कीमत, जो बस के हिस्सेदार है उनकी कीमत, जो टायर है और जो पुर्जे हैं बस के, उनकी कीमत प्राणों से कहीं ज़्यादा उन्हें लगती है, क्योंकि अगर प्राणों से ज़्यादा नहीं लग रही होती तो वो उस बस को अच्छी हालत में रखते या फिर उसको चलाते ही नहीं। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अब लेखक कहते हैं कि जैसे तैसे जो बस का हिस्सेदार था उसने जो टायर पंचर हुआ था उस टायर को निकाल कर, पंचर टायर को निकाल कर दूसरा, वो भी जो टायर डाला वो भी बहुत घिसा हुआ था, पुराना था, वो लगा दिया और जैसे तैसे ही बस उस टायर से बस चलने लगी। अब लेखक कहते हैं कि हमने तो ये सोचना ही छोड़ दिया कि हम जो पन्ना है जहाँ उनको पहुँचना था तो वहाँ हम पहुँच पाएंगे। फिर लेखक कहता है कि पन्ना तो क्या, हमने तो कहीं भी पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी। मतलब लेखक को लग रहा था कि उनकी जीवन का सफ़र उसी बस के साथ जीवन के सफ़र का अंत हो जाएगा। लेखक को ऐसे लगता था कि ज़िंदगी तो अब बस इसी बस में ही गुजर जानी है और इस बस से सीधे ही पृथ्वी लोक से मृत्यु लोक को चले जाना है। मतलब मृत्यु के बाद सीधा ही स्वर्ग में ही चले जाएंगे और कहीं हम नहीं जा सकते इस बस से। लेखक बहुत ही आशाहीन हो जाते हैं, मतलब एक व्यंग भी करते हैं, मजाक भी करते हैं कि जैसी बस की हालत है वहाँ तो ऐसा ही लग रहा है कि वो पृथ्वी लोक से सीधा मृत्यु लोक ही पहुँच जाएंगे। अब इस पृथ्वी पर उनकी कोई मंजिल नहीं है। अब जो लेखक हैं वो कहते हैं कि किसी तरह से हमने, जो लेखक है उन्होंने अपने मन को समझा लिया और कहा कि भाई अब तो हमारी धरती पर कोई मंजिल नहीं है, क्योंकि हमारा सफ़र तो इसी बस के साथ ही समाप्त हो जाना है। इसलिए जो लेखक हैं वो मन को समझा लेते हैं और उनका डर, उनके तनाव, उनकी बेचैनी सब खत्म हो जाता है और अपने मन को समझाने के बाद वो बड़े ही जैसे अपने घर में बैठे हैं इत्मीनान से, यानी शांति से बस के अंदर बैठ जाते हैं और उनकी सारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं और फिर वो हंसी मजाक करना
आरंभ कर देते हैं। तो इस तरह से हरिशंकर परसाई जी ने एक व्यंग के माध्यम से अपनी यात्रा का वृत्तांत सुनाया और ये भी बताना चाहा कि जो लोग हैं उनके लिए जो पैसा है वो प्राणों से कहीं अधिक मूल्यवान है। तो प्यारे बच्चों, आप जैसे ही पाठ हम पढ़ रहे हैं उस पाठ को सुनिएगा ध्यान से और कोशिश कीजिएगा उसे पढ़ने की भी, क्योंकि जो भी हम टेस्ट बनाते हैं, लघु परीक्षा आपकी हिंदी की तैयार करते हैं, वो सिर्फ अभ्यास के प्रश्न उसमें नहीं डाले जाएंगे, उसमें पाठ से संबंधित यानी पाठ के अंतर्गत जो भी हमने पढ़ाया है, समझाया है, वो हम आपसे उसी लघु परीक्षा के अंतर्गत पूछेंगे। धन्यवाद।